नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करें उपचुनाव की, चुनावी जंग की। जी हाँ, जैसे जैसे ये चुनाव का वक्त धीरे धीरे कम हो रहा है, चुनाव और धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। और दिलचस्पी ऐसी, एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से अपनी किस्मत आजमा रही है। जोर आजमाइश का दौर ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा और पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा जीवंतता उत्तर प्रदेश में चुनाव में दिख रही है। क्योंकि ये चुनाव जब होते हैं तो पता चलता है कि पार्टियां अभी भी जीवंतता की स्थिति में हैं। रैलियां नहीं, अगर रैली कहा जाए रैलियों को तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कई बार जो पार्टियां होती हैं वो प्रचार उतनी तेजी से नहीं कर पाती। लेकिन इस बार का जो प्रचार प्रसार है वो देखा जा रहा है कि दो दिग्गज पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों आमने सामने मैदान में, दोनों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। टक्कर बेहद कड़ी है, मुकाबला बेहद दिलचस्प है और बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार किसी भी पार्टी के पास बहाना नहीं होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस पैनल में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दिग्गज जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये चुनाव है, जीवंतता का चुनाव है, दिलचस्प मुकाबला है और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। और हमारे साथ दीपक मिश्रा जी हैं, प्रसपा के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है। दोनों ही बहुत दिग्गज व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्तित्व। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चर्चा की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत दिलीप जी आपके कमेंट के साथ करेंगे। चुनाव देखिए बहुत कम वक्त रह गया है। मुलायम सिंह यादव जी के नहीं रहने से जो मैनपुरी की सीट है, प्राण प्रतिष्ठा का चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए। और जाहिर सी बात है, कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी छोड़ नहीं रही है, लेकिन बीजेपी ने भी कांटे बो दिए बीच में। कैसे देख रहे हैं? स्वाति जी, आपने सही कहा, ये प्रतिष्ठा का ही चुनाव है। ये जनमत का या जनतंत्र का चुनाव नहीं है। दोनों पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा बनी हुई है और प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी की दांव पे लगी हुई है। हाँ। समाजवादी पार्टी अगर ये सीट हार जाती है तो इसको अपना भविष्य का आईना दिखाई दे देगा कि उत्तर प्रदेश में जो इनका कैडर सीट है, जहां पर इनका जनमत था, जहां पर आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पूरा जीवन व्यतीत किया, अगर ये वो सीट हार जाते हैं तो इनको अपना आईना देखना पड़ेगा खुद से कि इनका राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर कहां जाकर के रुकेगा। रुकेगा मतलब नीचे। क्योंकि 2022 के जो इलेक्शंस हुए थे विधानसभा वाले, उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी। उस बढ़त के बनने से 3 गुना सीटें बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ा और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस बरकरार रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये स्पेशली जो मुलायम सिंह जी की सीट है वो निर्धारित करेगा। आजम खान की सीट पर भी इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, लेकिन वहां इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी ज्यादा अहमियत मैनपुरी की सीट की है। क्योंकि अगर मुलायम सिंह की सीट हार जाते हैं तो इसका मतलब पूरा समाजवादी पार्टी हार गई। और उत्तर प्रदेश में जो 2024 में आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा समाजवादी पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं, बाईपोल्स हार जाते हैं, दोनों सीटें हार जाते हैं, तीनों सीटें हार जाते हैं, तो 2024 में इनके लिए लड़ाई मुश्किल नहीं होगी, फिर ये लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंकलन है। हमारे साथ दीपक मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है दीपक मिश्रा जी। देखिए, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अब तो चचा भतीजा भी एक हो गए। पिछली बार जब आप डिबेट में आए तो सवाल किया था, उस वक्त आप मुस्कुरा रहे थे। कुछ कह पाना उतना सरल नहीं था, मैं समझ सकती हूँ, सियासी लोग हैं, नहीं कह पाना शब्दों में मुमकिन है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? पूरा परिवार एकजुट है, कितना मजबूत है? क्या ये अभी के लिए है या आगे भी चलता रहेगा दीपक जी? देखिए स्वाति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप समाजवादियों का पूरा इतिहास देखिए। लोहिया जयप्रकाश जी से लेके लिमय राजनारायण जी, चंद्रशेखर जी और नेताजी से लेके अब शिवपाल जी और अखिलेश जी के दौर तक, तो हमारा एक इतिहास ये है कि हम जब भी अलग रहे हैं तब हारे हैं। और इसका दूसरा पक्ष जो उजास पक्ष है, जो शुक्ल पक्ष है, जो रिमार्केबल तथ्य है, वो ये है कि जब हम एक हुए हैं हमें ऐतिहासिक जीत मिली है।
सामने चाहे प्रतिपक्ष के रूप में नरसिम्हा राव जी जैसे हों, मतलब मेधावी नेता, या अटल जी जैसे करिश्माई नेता हो, हम जीते हैं। तो इस बार भी यही होना है। और जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, तो मैनपुरी का आप 1952 से लेकर अब तक का इलेक्शन देखिए, न जनसंघ के रूप में भाजपा कभी जीती है, न भाजपा के रूप में। मजबूरी थी दीपक जी साथ आना? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। देखिए, राजनीति में कोई हाथ में तराजू लेकर नहीं बैठा है। नेताजी की विरासत एक बड़ी विरासत है, उसे मिलजुल के ही संभाला जा सकता है। यह विरासत सिर्फ 1-2 सीटों की विरासत नहीं है, यह एक ख्वाब है, जो समाजवाद का ख्वाब है, जो एक दर्शन है, जो सोशलिज्म का दर्शन है, डॉक्ट्रिन है, उसे धरती पे मूर्त रूप देने की विरासत है। तो तय था, और समाजवादियों का तो इतिहास ही है, और एका होना ही था और हुआ भी, और इसके परिणाम सुखद होंगे, और इतने सुखद होंगे कि भाजपा का विजय रथ जो अब तक नहीं थमा था, पहले ही साथ आ जाते तो शायद इतनी बातें ही ना होती दीपक जी। अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। छोड़िए, स्याह रात गई सो बात गई, नए उजाला, नया उजास और नया विहान, ठीक है, तो नई पृष्ठभूमि लेकर अच्छा, आया एक है। सवाल दीपक जी और मेरा आपसे था। दीपक, डिम्पल जी की प्रत्याशिता को लेकर कुछ सवाल भी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, लोहिया जी से का भी उसमें जिक्र हो रहा है, जरा उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। 30 हाँ, मैंने सुना, मैं बांग्लादेश की यात्रा में था, लेकिन यहाँ का ये चैनल वगैरह देख रहा था, तो मुझे भाजपा के एक नेता ने कहा कि अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीवित होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपनी पत्नी को टिकट देने पर वो आपत्ति करते। इतिहास की जानकारी कम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उन्हें पढ़ना चाहिए। लोहिया जीवित थे 1952 का चुनाव, और आचार्य जेबी कृपलानी की पार्टी थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी के साथ मर्ज होती तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होती है। तो उन्होंने सुचिता कृपलानी जी को टिकट दिया। सुचिता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, नहीं, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री। तो टिकट दिया, लोगों ने लोहिया से कहा कि ये क्या है, लोहिया ने इसकी प्रशंसा की और कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन्होंने इसके लिए आचार्य जी को धन्यवाद दिया। वो चाहते थे कि पत्नी या महिला घरों में गुड़िया और गठरी बन के न रहे। तो लोहिया की कसौटी पर डिम्पल जी की प्रत्याशिता खरी है, और पता नहीं क्यों भाजपा तो एक कुतर्क रखने में और कांटे बिछाने में माहिर है। जैसा कि आपने अपने डिबेट की पूर्व पीठिका में भी कहा कि भाजपा कांटे बिछा रही है, तो भाजपा का काम ही है कुतर्क रचना और कांटे बिछाना। लेकिन जब पांव सशक्त होते हैं तो कांटे और कांटे बिछाने वाले दोनों की परिणति बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, यानी कि पूरा विश्वास है इस बार कि चुनाव आप ही जीतेंगे, आप ही के प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव तो जीत चुके हैं, ठीक है, अंतर देखना है। चुनाव तो उसी दिन जीत गए जिस दिन शिवपाल सिंह जी और अखिलेश जी एक मंच पर एक साथ हो गए। नतीजे जब आएंगे तो दीपक जी सबके सामने आ जाएगा। कपीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से बहुत स्वागत है, और बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, इस चर्चा में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कपीश जी, जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है, आप लोगों ने थोड़ी सी देर हो गई बस ज्वाइन किया, लेकिन देखिए मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि अब जो समीकरण हैं पूरे बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव साथ साथ आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं कपीश जी? देखिए, समाजवादी पार्टी और शिवपाल जी, जहां तक आप देखें तो देखिए दोनों लोग एक राजनीतिक धुरी, एक भारत के प्रसिद्ध नेता, और जब साथ आ गए हैं तो उसकी चीज़ें भी आपको दिख रही। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि यहाँ तो कोई लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की रही नहीं है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि देखिए, इनके पास तो अपना नेता ही नहीं था कि मैनपुरी में ये चुनाव लड़ा सके। भाई, बुलबुल की विचारधारा पे बैठ के उड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी में अपना कोई नेता ही नहीं था। तभी तो उन्होंने रघुराज साक्य जी को दिया, जो कि कहते हैं कि वो अतिवादी, दक्षिणपंथी, छद्म राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक नहीं है, वो समाजवादी आदर्शों पर चलते हैं और नेताजी को अपना आदर्श मानते हैं, शिवपाल जी को अपना गुरु मानते हैं, एक तरफा। तो मैं तो एक चीज ये कह रहा हूं कि अब इनकी विचारधारा तो बची नहीं। भारतीय जनता पार्टी लड़ क्या रही? इनके पास तो अपना नेता तक नहीं था कि जो लड़ा सके। और यही आप गोला गोकरण नाथ में भी देख लीजिए। और साथ ही
मैं आपको कह दूं कि देख लीजिए, एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी कोई विचारधारा अब नहीं रही, वो भटकती हुई विचारधारा है। अच्छा, अखिलेश यादव जी प्रचार तो इस वक्त खूब कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, आए हुए लोग खूब पसीना। कपीश जी, अखिलेश यादव जी खूब पसीना बहा रहे हैं, खूब दिख रहे हैं मैनपुरी में, लेकिन और जगह पर भी तो चुनाव है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो और जगह क्यों नहीं जा रहे हैं प्रचार करने। रामपुर भी तो गढ़ है उनका, खतौली में भी तो उनका संयुक्त प्रत्याशी है जी। स्वाति जी, सबसे पहली चीज आपको बता दें कि हम लोग ने भी किसी भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लिया है, लेकिन जहां तक आप मैनपुरी की बात कर रही हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी जो है माननीय नेताजी की सीट है, वो हमारे समाजवादी पार्टी के लिए वो धाम है। हम लोग तीर्थ कर रहे हैं। धाम और तीर्थ की तुलना किसी अन्य चीजों से नहीं की जा सकती है। ठीक है। नेताजी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, और ये हम लोगों के लिए, समाजवादियों के लिए धाम की विषय वस्तु है। हम लोग तीर्थ कर रहे हैं। अब तीर्थ की तुलना कहीं और से नहीं होती। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, फिर चला जाएगा ना, गढ़ और गठबंधन धर्म का क्या होगा कपीश जी? कपीश जी, यही सवाल कि आपका जो गढ़ है, आजम का गढ़ कहा जाता है, लगभग 45 साल यानी कि 4 दशकों से ज्यादा वहां पर आजम खान का दबदबा रहा है। ऐसे में उनके कोई भी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात यह, खतौली में भी संयुक्त प्रत्याशी उतारा गया मदन भैया को। ये इससे तो बड़ी आपको चुनौती फिर मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी ने दोनों जगहों पर भरपूर मजबूत प्रत्याशी उतारा है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी वहां पे जीत रही है। लेकिन स्वाति जी, आप इनसे सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को, कौशल जी भी हमारे साथ जुड़े, आपके जो मंत्री हैं, 18 मंत्रियों की ड्यूटी एक एक जिले में लगी हुई है। मुझे आप बताइए कि अगर आपके मंत्रियों ने काम किया होता तो आपको उनके चेहरे को वहां बैठा के प्रशासन मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जनता नेताओं के चेहरे से मैनेज नहीं होती है, मंत्रियों के चेहरे से मैनेज नहीं होती है, उनके काम से मैनेज होती है। तो ये तो प्रशासन को मैनेजमेंट करने के लिए सारे मंत्री उतार दिए हैं, चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो, और या अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। हम तो यही बात बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर इन्होंने काम किया होता तो प्रशासन मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। समाजवादी पार्टी भाजपा से चुनाव लड़ रही है, आपका सवाल कपीश श्रीवास्तव जी, आपका सवाल कौशल खान जी बहुत साइलेंटली सुन रहे हैं और बहुत धैर्यपूर्वक सुनकर अब वो लग रहा है जवाब भी देना चाह रहे होंगे। कौशल जी, सवाल कपीश ने आपसे पूछ लिया। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है, पूरे मंत्रियों की फौज, 2 डिप्टी सीएम मौजूद है वहां पर, क्या किसी बात का डर लग रहा है? स्वाति जी, मैंने दोनों मित्रों की बात बड़ी गौर से सुनी, और जो अभी कपीश जी बोल रहे थे, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश जी की तरह एसी में बैठ के चुनाव लड़ने की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं। अब की बार तो पसीना बहा रहे हैं ना कौशल खान जी। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो स्वाति जी, अब की बार बहा रहे हैं, क्यों बहा रहे हैं इसका जवाब आपको भी पता है, मुझे पता है। अपने घर की बात है, परिवार की बात है, अपनी पत्नी की बात है, ये बात है, इसलिए पसीना बहा रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछा था ना, खतौली और रामपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका जवाब दे नहीं पाए, उन्होंने इसको धाम बना दिया। अब धाम की बात कर लेते हैं। इसी तरह का धाम आप ये देखिए, फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारे यहाँ संगठन ही सेवा है और संगठन सबसे ऊपर है। हमारे यहाँ चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो भी अपने आप को प्रधान सेवक मानते हैं और कार्यकर्ता मानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मंत्रियों की बात ही छोड़ दीजिए, तो हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है और कोई भी आदमी संगठन से ऊपर नहीं है, और सारे कार्यकर्ता जहां जहां चुनाव है वहां काम कर रहे हैं। हमारे पास इतने मंत्री हैं, इतने नेता हैं, इतने लोग हैं कि वो कार्यकर्ता ही उतने काफी हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है। और जो बात मेरे मित्र कह रहे थे, अभी शिवपाल जी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं एक लेटर दिखाना चाहूंगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के लिए नए चाचा चुने गए हैं, जिनको बोलते हैं चुनावी चाचा। अभी तक जितने इलेक्शन हुए हैं, सारे इलेक्शन में, अरे कपीश जी शांत रहिए, थोड़ा सुन लीजिए, मैंने बड़े दौर से सुना था, इतनी देर से आप लोग बोल रहे थे, आपकी बातों को सर पे रखता हूं, कम से कम जवाब तो सुनिए। ये लेटर किसने निकाला था? ये लेटर भी लेकर आए, पूरे प्रूफ है उनके पास।
अरे प्रूफ इन्होंने ही लिखा, इनके और पढ़ा लिखा क्या बता देता हूँ। हाँ, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है आडवाणी जी का कहीं भी ज्यादा लेटर दिखा सम्मान दूं मिलता आपको है तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चुनाव के अंदर ये जो चुनावी चाचा बनाए गए हैं, चुनावी चाचा को भी अपने बारे में कंफ्यूजन नहीं हो, खत्म हो जाएगा। ये इलेक्शन को खत्म होने दीजिए, चुनाव को बचने तो दीजिए। और स्वाति जी मेरी रिक्वेस्ट है कपिल जी देखिए सर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आप सब लोगों को पूरा मौका मिलेगा बोलने का, कम से कम एक दूसरे की बातों को तो सामने आ जाने दीजिए। आरोप प्रत्यारोप है क्या ये तो समझ जाए ना। सुन लीजिए एक दूसरे की बात। कपिल जी आपके पास आ रही हूँ 20 सेकंड में। नहीं स्वाति जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो कम से कम जवाब सुनने की अगर हिम्मत नहीं है तो किस बात ताकत से लड़ रहे हैं आप? अगर आपको इतने आश्वस्त है कि आप जीतेंगे तो आप सुनने का तो मादा रखिए। समाजवादी पार्टी लड़ किस बात पर रही मैनपुरी में? नेताजी का गढ़ है, सिंपैथी फैक्टर लेके आए हैं, डिम्पल जी का परिवारवाद लेके आए हैं, और देश की जनता, वहां मैनपुरी की जनता ने क्या देखा है? एक तरफ सैफई महोत्सव देखा है, चुनाव हुए। देखिए इस पर बोलने का मुझे भी शायद कोई हक नहीं, लेकिन अभी गोकर्णनाथ में चुनाव हुआ था, वहां पर भी तो सर सिंपैथी का फैक्टर चला था ना, वहां पर भी चला था। बोला गोकर्णनाथ की अगर बात की जाए तो नेताजी, अरे भाई यहाँ तो पूरी समाजवादी पार्टी है, वहां तो आप इसमें गलत क्या है? गोकर्ण गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं, कोई गलत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ सिंपैथी, इनके पास कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात की बात कर रहे हैं नेताजी की सीट है, नेताजी की सिंपैथी है, नेताजी की सीट को बताना है, समाजवादी का गढ़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बताता हूं समस्या क्या है। एक तरफ सैफई महोत्सव होता है, दूसरी तरफ दीपोत्सव होता है, एक तरफ एमवाई फैक्टर होता है, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास। अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी कहती है, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि हमने इतना विकास वहां पर कर दिया है कि विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास तो इतना ऑलरेडी वहां पर हो चुका है कि विकास की तो कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट चल रहा है। परिवारवाद करना है, इमोशनल फैक्टर करना है। कपिल जी जवाब दीजिए। परिवारवाद की जगह राष्ट्रवाद चाहिए हमें, तुष्टीकरण की जगह विकास चाहिए हमें, जातिवाद की जगह रामवाद चाहिए हमें। ये हमारा फैक्टर है। पार्टी ने जब सत्ता पाई है, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर एक विकासवादी राजनीति, तब तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं और लोगों के पास भी जाऊंगा। लखनऊ में मैं इतनी आपको अपने काम गिना दूंगा कि ये नहीं गिना पाएंगे। सुन लीजिए, लखनऊ के अंदर हम इतने काम गिना देंगे, कानपुर और गोरखपुर के अंदर, जहां गोरखपुर के अंदर समाजवादी पार्टी की विधायकी की भी कोई सीट नहीं थी, सांसदीय और मेयर भी नहीं था, वहां हमने 5 फ्लाईओवर दिए, वहां हमने मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय दिया, वहां हमने 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया। नकार दिया, ये तो नहीं बता पाएंगे। उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने नकार दिया। दिल खोल करके नकार दिया, क्योंकि आपकी गुंडागर्दी की हमने सरकार गोरखपुर में विकास किया, हमने समग्र विकास किया। क्यों फिर नकारा? क्यों प्रदेश की जनता ने नकारा? क्यों एक बार में नहीं, 2 बार नकारा? क्यों नकारा? 800 करोड़ रुपए की जमीन हमने दी और ये 400 करोड़ रुपए की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं। प्रदेश की जनता ने जिसमें 22 अनुभाग होंगे ही नहीं, केवल 20 का अनुभाग है, और अभी तक उसमें मरीज भर्ती नहीं हो सकते, ना कोई पढ़ाई हो रहा है। दिलीप यशवर्धन स्वाति जी, कौशल जी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि और लोग भी बैठे हुए हैं। 10 सेकंड में एक सवाल। जी इन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया कि प्रदेश की जनता ने 2 बार नकार दिया। ठीक है कपिल जी, 10 सेकंड में आप भी जवाब दीजिए। इतना काम किया कि जनता ने 2 बार नकार दिया। मैंने काम गिनाए, आप काम गिनाओ। क्या गिनाना चाहते हैं? 65 मेडिकल कॉलेज आरंभ हो गए, 22 निर्माणाधीन है, 1.4 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान हुआ, 66 लाख मीट्रिक टन का धान की खरीद हुई है, 1.4 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन आया, 1.67 करोड़ गैस का कनेक्शन मिला, राशन कार्ड सत्यापित करने के लिए 1200 करोड़ की योजना बनी, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया गया। प्रदेश आज बिजनेस में नंबर 2 पे आ गया है, देश की नंबर 2 इकोनॉमी हो गई है, विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करने वाली यूनिट उत्तर प्रदेश में लग गई है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो गए, सबसे ज्यादा मेट्रो और रोड का जाल उत्तर प्रदेश में हो गया। अरे बताइए ना, किस साल में आपने न्यू रखी और आपने उद्घाटन कर दिया?
बताइए उन्हें एयरपोर्टों की कब न्यू रखी गई? अरे साहब काम किए हैं और तभी आप दूसरी बताइए बार कि जनता ने 6 साल के बजट में एयरपोर्टों को कितना पैसा मुक्त किया गया? आपके किन किन बजट से कितना किया गया? पहले 17 के नहीं पहले बता पाएंगे। दुखी होकर के जहां तक नहीं मालूम होगा कि कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किसके कॉम्बिनेशन से चल रहा है, उसमें कहां की पूंजी लगी हुई है, आपको मालूम है क्या? मालूम है क्या? अरे आपका केवल आप समाजवादियों के काम की टोपी अपने पहनना चाहते हैं। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी और दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, आप लोगों के पास मैं वापस लौटूंगी, एक एक कमेंट उन लोगों से भी ले लें। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए मुकाबला मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रहा है, यानी कि ये जो रण है उसमें दो ही जो खिलाड़ी आमने सामने हैं, तीसरा कोई दिख नहीं रहा है। कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया, बीएसपी ने खुद को अलग कर लिया, यानी कि कोई बहानेबाजी चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ये नहीं बना सकती बहाना। खुद मायावती ने के सवाल उठाया कि पिछली बार हमने प्रत्याशी उतार दिया तो उनका कहना था कि ध्रुवीकरण हो गया, इसकी वजह से हम जीत नहीं पाए। इस बार तो कुछ बहाना भी नहीं चलेगा, बहाने जैसी चीज भी नहीं चलेगी। मैनपुरी स्वाति जी समाजवादियों की राजनीति का केंद्र बिंदु है और मजबूत है। वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई थी और जो उसका जो उजाला फैला वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैला और एक जनाधार बनता चला गया। और समाजवादियों के लिए मैनपुरी की सीट, जैसा कि अभी कपीश जी ने कहा कि ये उसको धाम मानते हैं, मंदिर मानते हैं, ये सही कह रहे हैं कि इनके लिए धाम है, मंदिर है और उस मंदिर पर इनका कब्जा बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। ये प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर ये नहीं कर पाए, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 18 मंत्री लगे हों या 36 मंत्री लगे हों, अगर आपने दशकों से मैनपुरी की जनता को कुछ दिया होगा तो मैनपुरी की जनता मंत्रियों के बैठने से या मंत्रियों के कहने से हिलने वाली नहीं है। नेताजी के साथ उसकी कितनी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, ये वो मौका है बताने का वहाँ की जनता को कि नेताजी के साथ किस तरीके से दिल से कनेक्ट है। सिंपैथी फैक्टर हिंदुस्तान में काम करता है और हर राजनीतिक पार्टी जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो धर्म का आधार हो, चाहे वो सिंपैथी का आधार हो, चाहे वो जाति का आधार हो, हर राजनीतिक पार्टी मौके मौके पे ये हथकंडे अपनाती है। अगर समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट को लेकर के सिंपैथी का फैक्टर कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। राजनीति की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अगर एक हिस्सेदारी निभाई जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा तो कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है, लेकिन अब देखना ये है कि ये रण किस तरफ जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी किसी कारण से हार जाती है तो ये बहुत बुरा होगा समाजवादी के भविष्य के लिए और वहां की जनता किस बात पर वोट नहीं करेगी समाजवादी को, इस पर इनको बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैनपुरी की जनता आपको वोट नहीं कर रही है, इतना बड़ा सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी, तो उत्तर प्रदेश की जनता आपकी तरफ किस तरीके से आकर्षित होगी ये आने वाले 2024 और 27, फिर आपके लिए 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं होगा। आपके लिए अभी से अपनी रण में जो है तैयारी करनी शुरू हो रही है। ठीक है दीपक जी, अभी तो दिख रहे हैं साथ साथ 2024 में भी ये तस्वीर दिखेगी ऐसी? बिल्कुल, मैंने फिर कहा कि ऐतिहासिक तथ्य है। और दूसरा, अभी हमारे भाजपा के साथी बिना संदेह मैं कह रहा हूँ कि अच्छे व्यक्ति हैं, मधुर व्यक्ति हैं, मुस्कान रखते हैं। मुस्कान वह व्यक्ति रखता है जो भावनात्मक रूप से होता है। इन्होंने कहा कि चुनावी चाचा, संस्कृत की एक सूक्ति है, यस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी। अगर लैटिन में कहा जाए तो क्विड प्रो क्वो। तो इन्हें तो हर जगह चुनाव ही दिखता है, इसलिए अब रिश्तों में भी ये सिर्फ चुनावी चाचा जैसा। अच्छा हुआ कि इन्होंने चुनावी पिता या चुनावी पत्नी जैसे शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, यह हास्यास्पद तर्क है। दूसरा, मैं अपने भाई को बताना चाहूँगा कि हार जीत कभी राजनीति में कद तय नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष 2 नेता मुखर्जी जी के बाद पंडित दीनदयाल जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, यह दोनों की राजनीतिक शुरुआत ही पराजय से हुई थी। हार जीत से कभी तय नहीं होता कि व्यक्ति की सियासी रसूख क्या है, और हर जगह चुनाव को डालना। अब अभी देखिए, आदरणीय आडवाणी जी का चरण रज लेने प्रधानमंत्री जी गए, तो हम लोग इसको क्या चुनावी कहेंगे? कुछ तो भारतीय राजनीति में शुचिता और भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हर जगह एक ही इंच टेप लेकर नहीं देखा जाता।
तो कृपया मतलब ये करके करें तो रिश्ता और दूसरा करे तो सियासत। आप बताइए, किसी मतलब इवन मतलब जिसको आप हास्यास्पद बोलते हैं, राहुल गांधी जी का तक का बयान नहीं आया कि मोदी जी जो पैर छूने गए हैं यह दिखावे के लिए छूने गए हैं। इतना अधम राजनीति में नहीं होना चाहिए, इतना सतही और कलही बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि पंडित दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी पढ़ें। ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं इस पर, आपकी बात पर जवाब दीजिए कौशल जी। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, अपने सीनियर नेता के पास जाना, उसका आशीर्वाद लेना, ये संगठन की बात होती है। लेकिन वही चाचा जिसको पिछले 5 चुनावों से दरकिनार कर दिया गया हो, बैठने की जगह न दी गई हो, उनके लिए संगठन के नाम पर इस तरह के लेटर निकाले जा रहे हो, तो ये सिर्फ चाचा का इस्तेमाल है। मैं भी उन चाचा की इज्जत करता हूं, मैं भी नेताजी की इज्जत करता हूं। ये बात यहाँ पर इज्जत या बेइज्जती की नहीं है, बात ये है कि चुनावी चाचा इसने बोला क्योंकि चाचा का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए चाचा बोला है। हमारी उनके अगेंस्ट कोई दुर्भावना नहीं है। इतने सीधे तो नहीं है चाचा शिवपाल, और मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कोई व्यक्ति इतना सीधा होगा जो अपना इस्तेमाल करवाएगा। दीपक जी देखिए, शिवपाल सिंह जी आ रही हूँ, कपीश जी आपके पहली दिन से उनका जितने भी आप बयान देखिए, जब वो सपा में थे तब, जब सपा छोड़ा तब, जब सपा छोड़ने के लिए बाध्य हुए तब, कि हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी एक हों। उन्होंने पहले समाजवादी परिवार की बात की, फिर जनता परिवार की बात की, फिर गांधी, लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी में आस्था रखने की बात की। आप लोगों ने उन्हीं ने कहा ना मंच पर बार बार कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान की कद्र करनी चाहिए, और उसके बाद अखिलेश यादव ने लगभग जुलाई महीने में ये लेटर जारी कर दिया ओम प्रकाश राजभर और इन दोनों को ही कह दिया कि जहां आपको सम्मान मिले वहां जाए। हाँ, तो जहां सम्मान मिला वहां है, ठीक है, तो वो तो ये सम्मान मिल गया। सम्मान देखिए, एक चीज और तो बता फिर कौशल कांत जी क्या दिक्कत है भाई, उन्हें वहां सम्मान मिल रहा है इसीलिए वो वहां पर मौजूद है। कपीश जी इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए स्वाति जी, मैं एक बात कहता हूँ, गाना तो पुराना है लेकिन है अच्छा, कि लोग जल गए और जाने क्या बात हुई जीत की, छाती पे तीर चले जी। अब ये वो लोग हैं, वो भारतीय संस्कार सिखाएंगे जो 92 वर्ष की अम्मा को 4 पुत्र के जिंदा रहते हुए 92 वर्ष की अम्मा को बैंक की लाइन में लगा के फोटो खिंचवाते हैं और राजनीति में मां का उपयोग करते हैं जी। उनसे संस्कार समाजवादियों को नहीं लेना है, और समाजवादियों को उनसे भी संस्कार नहीं लेना है जो परिवार की समस्याओं को ना जानते हो, जो अपने परिवार को ना चला सकें। वो क्या देश खाक चलाएंगे? देश की समस्या से कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और परिवार से इनको नफरत है। भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार में ये लोग जाते नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक पिता का 3 दिन बैठ के पिंडा पारते हैं। तो ये वो लोग हैं, इनसे हम संस्कार नहीं जाते, ठीक है। और हम इनसे ये भी परिवारवाद की बात नहीं कहेंगे कि भैया गोला गोकर्ण नाथ में जो किया वो परिवारवाद था कि नहीं था। हम ये भी नहीं पूछेंगे राजनाथ सिंह के पुत्र के साथ जो है वो परिवारवाद है। हम ये भी नहीं पूछेंगे कि आदरणीय कल्याण सिंह के पुत्र प्रपौत्र और नाती पोता सब उसमें हैं। हम ये भी नहीं पूछेंगे वसुंधरा राजे, हम माधवराव सिंधिया के भी परिवार का ना पूछेंगे, जीतन प्रसाद का भी नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। इसलिए कि परिवार में ऐसा नहीं है कि अगर कोई परिवार वाला है तो भ्रष्टाचारी होगा। क्या लाल बहादुर शास्त्री भ्रष्टाचारी थे? वो मां भारती के पुत्र नहीं थे, उन्हें मां की सेवा नहीं की। किसने नहीं की? भाई बुलबुल पे उठ के बैठ के उड़ के विचारधारा भटक गई इनकी। ये तो ना इधर के रहे ना उधर के, भानमनी का तुम्बा जोड़े हुए। इनके पास अपना नेता है नहीं। 40% इनके कैडर के लोग हैं जिनको रोज ये जो है वो प्रताड़ित करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे आडवाणी जी हो, आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उनके कंधों पे खड़े होकर मोदी जी ने उनको नीचे दबा दिया मार्गदर्शक मंडल में। उसके बाद गांधीनगर की सीट भी खींच ली पीछे से, और जब राष्ट्रपति के चुनाव की पारी आई तो सीबीआई की चार्जशीट लगवा दिए। कहां है आडवाणी? अरे पोस्टर पे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, जवाब दीजिए कौशल कांत जी। पूरे प्रदेश को पता है और आपको भी पता होगा स्वाति जी, नेताजी का बयान क्या था, जो अपने बाप का ना हुआ वो प्रदेश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा।
ये उसी बाप की बात हो रही है जिन बाप के नाम पे आज वोट मांगते हुए अखिलेश अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए घूम रहे हैं। तो ये सच्चाई है। और दूसरी चीज, बात परिवारवाद की कर रहे हैं ना आप, मुझे समाजवादी पार्टी 92 से बनी हुई है शायद, तब से लेके आज तक एक ऐसा अध्यक्ष बता दीजिए जो परिवार के बाहर का था। परिवारवाद इसे कहते हैं। परिवारवाद किससे कहते हैं सुनना है? सोनिया जी, जवाहर जी, इंदिरा जी, राहुल जी और उसके बाद प्रियंका जी, ठाकरे और ठाकरे के बेटे, बादल और बादल के बेटे, पवार और पवार की बेटी, लालू और लालू का बेटा, मुलायम और मुलायम का बेटा। ठीक है, इस परिवारवाद पर हम लोग बात करेंगे। ये परिवारवाद दिलीप जी को जाना है, एक लास्ट कमेंट उनसे हम ले लेते हैं। उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, दिलीप जी कैसे आंकलन करेंगे? परिवारवाद, समाजवादी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी ने पहले से समाजवाद पर और कांग्रेस पर आरोप लगा रखा है। देखिए, समाजवाद परिवारवाद का ही एक्सटेंडेड रूप है अगर आप सामाजिक परिदृष्टि में देखेंगे। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां पर परिवारवाद नहीं चलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से परिवारवाद की परिपाटी हर पार्टी में है। और आप इसको थोड़ा सा अलग हट करके अगर देखें, इसको आप परिवारवाद से ना जोड़ करके देखें, आप इसको देखें कि किस नाम से पार्टी चल रही है, तो हर पार्टी में एक ऐसा बड़ा नाम है जिसके नाम से वो पार्टी जानी जाती है, पहचानी जाती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में आप नाम ले लें तो भारतीय जनता पार्टी किसके नाम से चल रही है? मोदी जी के नाम से चल रही है। 2014 में जो आप मोदी जी को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटा दीजिए, दूसरा कोई नाम नहीं है। हर पार्टी में एक बड़ा नाम होता है जिसके नाम से पार्टी चलती है, जिसके कंधे पे रख के चुनाव लड़ा जाता है। आप उससे अलग नहीं है। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी की नींव मुलायम सिंह जी ने रखी, उसके बाद अखिलेश यादव आ गए। इसको आप परिवारवाद कह सकते हैं, लेकिन परिवारवाद वही होगा जहाँ परिवार होगा। जहाँ परिवार नहीं होगा परिवारवाद कैसे हो सकता है? देश की जनता और प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है, और प्रदेश की जनता ने जितने परिवारवादी थे सबको आज किनारे कर दिया है। एक एक करके नाम गिनाए हैं मैंने। आप ये बता दीजिए, आज भी अटल जी, अडवाणी जी, सबका नाम है। इसी परिवारवाद के चलते कांग्रेस ने 75 साल राज किया। आप तो 2014 से आए हैं। अगर आपके परिवारवाद की बात में दम होता तो आप बहुत पहले सत्ता में आ गए होते। 75 साल तक कहाँ गया? 2014 से तो आप हो गए हैं। परिवारवाद 14 से नहीं शुरू हुआ है। इंतजार करते रहिए, कुछ भी करते रहिए। परिवारवाद को खत्म करना, राष्ट्रवाद को स्टैब्लिश करना, तुष्टीकरण को खत्म करना, विकास को स्टैब्लिश करना, जातिवाद को खत्म करके, लाभार्थीवाद लाना, सफाई के महोत्सव को खत्म करके, दीपोत्सव लाना, एमवाई फैक्टर को खत्म करके, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास लाना, उसको खत्म करके काशी कॉरिडोर, राम मंदिर बनाना, ये फर्क लाया गया है। यही भारतीय जनता पार्टी है और इसी के साथ देश की जनता है। पार्टी नहीं बनाया, उद्योगपतियों से चंदा लेके देश उनके हाथ में बेच दिया। देखिए, मुझे बताइए ना, भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। ये बताइए, मोदी जी के भ्रष्टाचार पे कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ, ऑटो की तरह हवाई जहाज पे बैठ के बॉलीवुड आ रहा था। एक तरफ सफाई महोत्सव चल रहा था, दूसरी तरफ दंगे चल रहे थे। इस देश की संपदा को आपको देश की जनता, प्रदेश की जनता ने के हाथ में गिरवी रख करके एक तरफ दंगा कराते हैं और दूसरी तरफ सफाई महोत्सव कराते हैं। आपने सेल किया है, करते हैं किस समाजवाद की बात करते हैं? समाजवाद जो परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, महिला विरोध, हमारे दोनों साथी पहले शांत तो हो। गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर गुंडों की पार्टी रख रखी है। यही नाम दिया जाता था, आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और यही वजह है कि 2 बार नकारा है। दाऊद इब्राहिम का शार्ट शूट है, दिलीप सिंह आपके गुंडे। अरे पूरा का पूरा 80 की लिस्ट है गुंडों की, कहां तक लिस्ट कर दूं? 145 विधायक आपके गुंडे हैं जिनके हीनियस क्राइम है, खुद उड़ गए हैं। आपको ये पता है, एडीआर की रिपोर्ट है कि भारत में सबसे ज्यादा आपके पार्टी में संज्ञेय अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया हुआ। विवेचना चल रही है, जागरण चल रहा है। देश की जनता की मुहारी काफी है। इस बात को क्यों नहीं? ब्रिजेश सिंह आपके नहीं है, विनीत सिंह आपके नहीं है, पीछे से सहयोग धनंजय सिंह का नहीं लेते हैं, राजा भैया का नहीं लेते हैं, किसका नहीं लेते? गुंडागर्दी, तुष्टीकरण, भूषण सिंह आपके नहीं है और महिला विरोध की बात अभी भी चलती है। यही है वही ना पार्टी है ना जो कहती है अरे भाई यही सब लगेगा। और कपिल जी, ठीक है, एक मिनट, दीपक जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर।
देखिए, मैं एक बात बता दूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता अच्छा बोल रहे हैं, निसंदेह की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन यह बोलने में ऐतिहासिक तथ्यों को भी नकार देते हैं। पंडित नेहरू और इंदिरा जी के संदर्भ में इन्होंने बात की। पंडित नेहरू के रहते इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं बनी। नेहरू बीमार हुए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी इंदिरा जी को नहीं चुना, क्योंकि यह देश का इतिहास है ना। और नेहरू के बाद देश में 2 प्रधानमंत्री हुए, एक लाल बहादुर शास्त्री, एक कार्यकारी प्रधानमंत्री भी 2 बार हुए थे। और दूसरी बात, नेहरू इंदिरा प्रधानमंत्री हुई थी 1969 में, वो कांग्रेस तोड़कर उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई, जिसको कांग्रेस आई आज भी कहते हैं। नेहरू का चुनाव निशान 2 बैलों की जोड़ी था और इंदिरा जी का चुनाव निशान हाथ का पंजा, उसके पहले गाय और बछड़ा था। तो इसलिए बोलते समय थोड़ा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा न करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो आज का विषय है, इस विषय पर ही केंद्रित रहें। परिवारवाद में कैसे नहीं चलेगा भाई? राजनाथ सिंह, इनके समधी तक राज्यसभा है, तो इसलिए अब इन चीजों पे बहस बेमानी है। हाँ, ठीक है, किसी कार्यकर्ता की भ्रूण हत्या करके अगर अपने परिवार को कोई नेता स्थापित करता है तो गलत है। ठीक है कौशल जी, आप अगर उनके परिवारवाद पर सवाल उठा रहे हैं तो देखिए, वो भी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। राजनाथ सिंह, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। किसी ने कहा क्या, स्वयं मोहन भागवत जी, स्वयं मोहन भागवत जी मधुकर राव जी के बेटे हैं, वह गुजरात में क्षेत्रीय प्रचारक होते थे। क्या इसे परिवारवाद कहा जाएगा? ठीक है, आप जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए कौशल जी। दीपक जी, नहीं, अब हम लोग मोहन भागवत जी को परिवारवाद का प्रतिबिंब कहें क्या? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपकी परिवार, अरे दीपक जी सुनिए, तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता और देश की जनता आपके परिवारवाद से सहमत हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, न देश की जनता न प्रदेश की जनता आपके परिवारवाद की परिभाषा से एग्री नहीं करती है। आप मुझे यह बताने की कोशिश करें, आज भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने किसी भी छात्र यूनिट में काम न किया हो, जिसने जमीन पर काम न किया हुआ। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से आए, बना दिए गए मुख्यमंत्री। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से आए, बना दिए गए अध्यक्ष। डिंपल जी ने क्या किया है? डिंपल जी के बारे में तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही कहा था जब वो हारी थी कि मैं नहीं चाहता हूं कि डिंपल जी कभी चुनाव लड़े। अरे आप सिर्फ इसकी बात मत कीजिए। और कांग्रेस की बात कर रहे थे आप, कांग्रेस 75 बार से ज्यादा टूटी है और हर बार जहां पे परिवार जाता था वो अपने साथ नए नाम को लेते जाता था। तो ठीक है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं इतना भी गलत नहीं जानता। चुनाव निशान बदलता रहता है। अभी देखिए ना, वहां पे महाराष्ट्र में भी लड़ाई चल रही ना चुनाव निशान की, पर चुनाव निशान बदलने से परिवारवाद खत्म नहीं होता। अच्छा, और नेहरू जी तो इस बात का भी होगा, कौशल कांत मुझे ये बताइए, कौशल कांत जी, मलाल तो इस बात का भी होगा कि चाचा साथ नहीं आए आपके। मलाल तो इस बात का भी होगा ना, साथ आ जाते तो शायद स्थिति, ये तस्वीर कुछ और होती। भारतीय जनता, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है जो भी उसकी विचारधारा से सहमत हो वो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आप नहीं, अरे अखिलेश जी हमारी विचारधारा एक्सेप्ट करें, हम उनको भी लेने को तैयार है। राहुल जी हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करें, हम उनको भी। बात विचारधारा की है, यहाँ मतभेद है, मनभेद नहीं है। हम किसी का सम्मान कम नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर केवल मनभेद की बात नहीं कर रहे, हम मतभेद की बात कर रहे हैं। मतभेद, और ये समझ लीजिए, लोकतंत्र में मतभेद होना जरूरी है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस मनभेद और मतभेद पर जरा कुछ बता दीजिए जी, दीपक जी। ठीक है, जब नेताजी का निधन हुआ तब देखा वो तस्वीर भी कुछ अलग थी, वो तस्वीर भी, वो समागम भी, वो कुछ अलग ही दृश्य था। और वो बहुत मजबूत, एक कह सकते राजनीति के लिहाज से वो जो दृश्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था, जब सभी नेता एक मंच पे नजर आए थे। दीपक जी देखिए, एक चीज बता दें, हमेशा से आप शिवपाल सिंह जी के संदर्भ में मैं बोलूंगा, शिवपाल जी ने सदैव समाजवादियों की समग्र एकता की बात की। यही लखनऊ इसका साक्षी है कि उन्होंने देवगौड़ा जी से लेकर अजीत सिंह और सबको एक मंच पे लाया था। जनेश्वर मिश्र जी के जो पार्क में कार्यक्रम हुआ था, सपा की रजत जयंती हुई थी, उन्होंने हमेशा समाजवादी एकता की बात की। और जब समाजवादी एकता के सुंदर दृश्य के दिखलाने के क्षण आए, वह सबसे अग्रिम कतार में थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादियों का ये इतिहास रहा है। या लोहिया जयप्रकाश के दौर से शुरू करिए और अखिलेश जी और शिवपाल जी के दौर तक आइए, जब जब एक हुए हैं, जीते हैं, और जब जब बिखरे हैं तो परिणाम यकीनन वो नहीं हुए जो होने चाहिए थे। तो इस बार एक हुए हैं, आप परिणाम देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जीत का जो रथ है
यहीं से उल्टी दिशा की ओर जाना शुरू होगा। और हिमाचल तो ये हार ही रहे हैं, गुजरात में बहुत लड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का क्षेत्र है वहां भी इनकी कसमकस बहुत तगड़ी है। बीजेपी देखिए इसलिए भी आप लोगों पर, आप पर और समाजवादी पार्टी पर इसलिए तंज कस रही है। पहले आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए और अब चुनाव जब हुआ साथ नजर आए, क्योंकि नुकसान पहुंचा सकते थे चाचा शिवपाल यादव, इसीलिए अखिलेश यादव की राजनीतिक मजबूरी थी आपको साथ लाना। नहीं, यहाँ मजबूरी जैसी कोई बात नहीं है। और ये बताइए, तमाम किंतु परंतु के बावजूद आप बताइए, शिवपाल सिंह जी ने कोई एक कार्य बताइए जो समाजवादी आंदोलन को नुकसान पहुंचाने वाला हो। वो क्या यही नहीं कहते थे कि सफाई परिवार के लोग एक हो जाओ? और सिर्फ सफाई परिवार ही नहीं, सिर्फ मुलायम सिंह जी और शिवपाल सिंह जी के ही अपना परिवार नहीं, निजी परिवार ही नहीं, सभी जनता परिवार के लोगों को एक करना चाहते थे। और आप देखिएगा इस एका से वो कहते हैं कि हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, इस दिए की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा और देखिएगा दूर तक इसका उजाला जाएगा। हालांकि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन आपने उतने मजबूती से जवाब नहीं दिया। मैनपुरी ठीक है, आपका कह सकते एक धाम है और जाहिर सी बात है, ठीक है आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रामपुर और दूसरी जगहों पर खतौली में भी तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए ना। एक बात, संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए मैं बार बार आपको आग्रह कर रहा हूं, अभी तो चुनाव खत्म नहीं हो गए और समाजवादी पार्टी जिस रणनीति को उसने बनाया होगा उसको हम बैठ के ऑन एयर नहीं कर सकते और न कह सकते। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि सब चुनाव हम जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैनपुरी का तो जो अंतर होगा वो इतिहास बनेगा, इतिहास। और अभी हमारे मित्र जो हैं वो बड़े परेशान दिख रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने सारे के सारे अपने मंत्री वहां लगा रखे हैं। मंत्री जो हैं वो अपने काम से जनता मैनेज करते हैं, लेकिन चेहरे से प्रशासन मैनेज करते हैं। उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। भाई आपके पास पन्ना प्रमुख भी है और आपके पास पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सब हैं, आपके पास पूरे राष्ट्र के हैं, अन्य नेतागण हैं, विधायक हैं। मंत्रियों को कम से कम लखनऊ में काम तो कराइए। जनता का काम छोड़ दिया आपने। अगर 3 सीट जीतनी तो आप जनता का काम नहीं करेंगे, अब आप केवल प्रशासन मैनेजमेंट करेंगे। वहां जाएंगे, जिलाधिकारी को मैनेज करेंगे, वहां आप जाएंगे एसडीएम को मैनेज करेंगे, आप पुलिस को मैनेज करेंगे। इसी के लिए आपने भेजा ना, उसका जवाब आपके पास नहीं है। और दूसरी बात, कहें इतना परिवार से नफरत करते हैं भाई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में परिवार भी रखा। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। जो आदमी अपने घर में दिया नहीं जला सकता, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा दिया अखिलेश यादव ने। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है कपीश जी। पुलिस से क्या परेशानी है फिर? क्योंकि इससे पहले जहां पर भी उपचुनाव हुए वहां पर ये आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जिला प्रशासन ने अनदेखी की। बता रहे हैं जिस दिन हम लोग 5 लोग जा रहे थे, उनकी गाड़ी नहीं जाने दिया गया, गाड़ी रोक दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक और वो नेता गए, वो गाड़ी पे चढ़ गाड़ी रोक लेते कौशल कांत जी? ये आपको अन्याय नहीं दिख रहा? रोक लेते गाड़ी, देखिए ना कितना बड़ा अन्याय है कौशल कांत जी। अन्याय तो भाई साफ साफ दिख रहा है दूसरी पार्टियों की। ये तो मैं नहीं बता सकता, क्यों, पर ये मैं बता सकता हूँ, ये वही अखिलेश जी है ना, ये कमरे से कहते थे पुलिस याद है ना, जेड श्रेणी की हो, वो नहीं है ना, वो नारा याद है ना, जब मंच पे खड़ा होकर के क्या बोला था, पुलिस ओ पुलिस की मार्क्स बढ़वा रहे थे। एसपी और एसपी को अपने जूतों पे बिठाने का काम अखिलेश यादव करते थे जब सत्ता में होते थे। किसकी मार्क्स बढ़वा रहे थे? अरे किसकी बात करवा रहे हैं? अरे बताओ ना, हम लोगों ने भी गोरखपुर में मंत्री अपने मुख्यमंत्री को जाते हुए देखा। अगर आप कह रहे हैं सत्ता और प्रशासन से जीता जाता है, तो आप 2017 में और एक समय ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आपके पास था, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी आपके पास थी, अच्छी बात नहीं है आपके पास था कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के पीछे दौड़ना पड़े एक मुख्यमंत्री, और एक बार नहीं 2 बार हारे। हम तो वहां पे भी न्याय के लिए चिल्ला रहे थे कि वहां योगी जी का अपमान किया आप लोगों ने। ठीक है दीपक जी, अब तो डोर टू डोर रणनीति बन रही। शिवपाल यादव पहुंच रहे, अखिलेश पहुंच रहे। इनको सोचना चाहिए ना, प्रधानमंत्री के पीछे मुख्यमंत्री क्यों दौड़ेगा? और वो याद है जब हॉस्पिटल में दौरे पर गए थे, हॉस्पिटल में जब दौरे पर गए थे अखिलेश जी, डॉक्टर को बड़े-बड़े स्वाति जी घरों में जाते हैं, स्वाति जी चुनाव ऐसा है। अब देखिए हमारे दोनों साथी बेचारे नहीं जा सकती है एक महिला होकर के। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र रेता। आप तो महिलाओं की पूजा करना तक नहीं जानते, किनमें आनंद वाले लोग। अरे महिला के बारे में कम से कम समाजवादी पार्टी वाले तो ना बोले, जो कहते हो बच्चों से गलती हो जाती है। अरे महाराज आप बताइए ना,
आप बताइए, अभी नेताजी को श्रद्धेय बता रहे थे, अभी और हमारे महिला प्रत्याशी सम्मान नहीं की जान बात सकती करते है, हैं, वो भी आप महिला उस होकर। महिला की बात करते हैं, महिला होकर। दलित महिला माननीय मायावती जी के भाई एमके अकबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं ना मैं सेंगर साहब की बात कर रहा हूँ, और अब एकदम बिल्कुल नहीं बात मैं कर रहा हूँ स्वामी चिन्मयानंद की, तो अब तक हो सकता जिन पर से योगी जी ने मुकदमा उठा लिया, और ना उस केस की बात कर रहा हूँ जिसमें 11 रेपिस्ट आपने छोड़ दिए गुजरात के अंदर। प्रजापति को भूल गए, गायत्री और ना प्रजापति एमके को अकबर भूल की मैं बात गए। कर रहा हूँ, कहाँ 32 आप महिला लोग पत्रकारों पहुंच के साथ जाते हैं? यौनाचार किया, टॉपिक और क्या आपने है? परिवार नहीं लिखा। महिला विषय सम्मान की क्या बात है? आप मत करिए, विषयांतर क्यों कर रहे हैं? सम्मान की बात, महिला सम्मान होने विषयांतर क्या है मत ना मैडम? कीजिए कम से नहीं कम। नहीं स्वाति जी, विषय की महिला बात की नहीं, बात इनको तो ही महिला परिवार को वाला ही तो जवाब दिखा रहे हैं, हैं? इनको बच्चों से तकलीफ गलती नहीं हो है, ये तो जाती है, वो लोग और ये हैं महिला की जो बात परिवार करते हैं। अशोक वाटिका में बैठा देते हैं। ठीक है, दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। देखिए, आपका जो प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मैनपुरी में उनकी नकल कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दृष्टि से दुनिया देखती है जो विसंगतिपूर्ण होती है। अरे डोर टू डोर कैंपेनिंग ये तो राजनीति का एक सेवा है, फलसफा है, हर कोई किया, इन्होंने किया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। और ये तो अपना संविधान ही नकल करके बनाए हुए हैं। इनके संविधान में गांधीवादी समाजवाद है। ये किसकी नकल है? राम राज की ये बात करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला लगाते हुए, जिसमें अटल जी भी थे और मधुलिमय जी भी थे, सीता राम राज की बात की, और किस तरह का वक्तव्य हमारे भाजपा के साथी दे रहे हैं। अब नेताजी दिवंगत हो चुके हैं, अमृताश हो चुके हैं, अब उन्हें इस तरीके से कूट रचित तरीके से कोट करना मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। डिबेट इतनी सतही कलही नहीं करनी चाहिए। खैर, ये इनका अपना विषय है। और एक चीज़ और है, डोर टू डोर जाना यही तो अच्छी बात है, सब जाएंगे। आज मैं देख रहा था दृश्य, अच्छा लगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य जी डिम्पल जी के प्रचार में पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और जिताएंगे। लेकिन प्रश्न मैं फिर वही कह रहा हूं कि राजनीति में एक दो चुनाव की हार जीत से राजनीति की दशा और दिशा नहीं तय होती है। इसमें देखना यह होगा कहीं मर्यादाएं खंडित न हो। हमारे भाजपा के साथी आज जिस तरीके के तर्क दिए, यह दीनदयाल जी और अटल जी की कसौटी पे खरी नहीं है। आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया था, वह एक दृश्य है। राजनाथ सिंह जी जाके बैठे, वह भी एक दृश्य है। इस तरीके से कहना, उनको कोट करना ठीक है, और से आप और तर्क ला देते, अच्छी बात थी। मैं आपकी प्रशंसा भी इसी डिबेट में किया हूँ, इसलिए ये ठीक नहीं। और एक चीज़ और है, मैनपुरी में तो ये तय है कि मतलब और जगह थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल रहा है आपका। देखिए, मैं और जगह के बारे में इसलिए नहीं स्पष्ट कह सकता कि मैं और जगह पे अभी दृष्टिपात किया नहीं हूँ। ठीक है, अभी बांग्लादेश की यात्रा, मतलब अभी तो आप लोगों की पार्टी अलग अलग खुद है, अभी आप एक साथ दिख रहे हैं जी। ठीक है, ये समीकरण कुछ बदल भी सकते हैं? नहीं, कोई संभावनाएं नहीं। ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिए, उसके बाद कपीश जी, क्योंकि समय बहुत कम है सर। पहली चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैंने किसी का असम्मान नहीं किया। मैंने समाजवादी पार्टी के जब नहीं किया तो सफाई क्यों दे रहे हैं? नेता ने कहा उसकी बात की है। मैंने माननीय मुलायम सिंह का कोई अपमान नहीं किया, और ना ही कोई इस तरह की इच्छा रखता हूं। और जहां तक रही गढ़ की बात, गढ़ टूटने की बात, आजमगढ़ भी गढ़ था, टूट गया। फिरोजाबाद भी गढ़ था, टूट गया। मैनपुरी भी गढ़ है, ये भी टूटेगा। इसी भरोसे से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हम सिर्फ एक मैनपुरी जीतने की बात कर रहे हैं, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये मैनपुरी हार गए, जो कि हारेंगे, तो समाजवादी खत्म। देखिए, अगर लगा दिया आपने खत्म, यही खुद ही अगर लगा रहे हैं, ये अगर लगा रहे हैं, कपिल जी भी इस पर जवाब दे रहे हैं। ये जीत तो यही तय हो गई अगर लगा दिया उन्होंने, अगर इसलिए लगाया क्योंकि जनता के हाथ में फैसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता सर्वोच्च है, जनादेश का सबको सम्मान भी करना चाहिए, बात रख सकते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं, इसीलिए अगर लगाया है। ठीक है, कपिल जी। स्वाति जी, अरे मिश्रा जी सुनिए, लोकतंत्र में पहली चीज की दो चीजें नहीं होती, एक तो परिवारवाद नहीं होता, दूसरा कोई गढ़ नहीं होता। समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं मानती। कर्म के आधार पर नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया था, और उस विकास के नाम पर आज इतना विकास है कि 6 वर्षों में आपने एक 10 इंच की भी रोड वहां नहीं बनवाई। यही मैनपुरी की जनता कह रही है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, गढ़ क्या है? अगर आपकी लैंग्वेज में मैं गढ़ मान लूं तो वाराणसी का गढ़ हम लोगों ने नहीं भेज दिया भाई। प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी और वहां की दोनों एमएलसी की सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। जो बैलेट से हुआ, आप देखिए ना, आपका बुढ़िया बिस्तरा हम लोगों ने बनारस में बांध दिया।
तो हम ये थोड़ी नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें और अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, जनता ने दिखाया है, फिर दिखाएगी। ये हम नहीं कर सकते आपकी तरह। ठीक है, लेकिन चलिए भाई, ठीक है, पहले वोटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद इंतजार जनादेश का होगा। जनादेश आने के बाद पता चल जाएगा। उन्होंने कह दिया कि आपने कोई विकास नहीं किया, दो पार्टियां आमने सामने हैं, दो खिलाड़ी आमने सामने हैं, मुकाबला बेहद दिलचस्प है और सभी की नजरें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर टिकी हुई है। जी जी, अपनी बात कहिए सर, समय नहीं। सिर्फ एक सवाल, उसके बाद मैं नहीं बोलना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से लेके आज तक किसी भी एक अध्यक्ष का नाम बता दे जो एक परिवार से ना। ठीक है, कपिश जी जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं ये? आपके यहाँ सिर्फ एक या दो नाम है? प्रश्न कीजिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है तब से लेके आज तक। अरे भाई, इनका पूछिए ना। ठीक है, देखिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। अरे भाई, इजाजत नहीं आगे। ये नड्डा साहब को किसने चुना है? ठीक है, ये नड्डा साहब को किसने ठीक है, देखिए नड्डा की बात फिर कभी कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नेताओं का, बहुत बहुत। तो मैनपुरी की जनता के दिल में आखिर क्या है, ये तो उपचुनाव के नतीजों से ही पता चल पाएगा। फिलहाल इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।